मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये 6 सितंबर 1983 का दिन था। डेविड परदेसी को सिटी कोर्ट में सिटी, सिविल और सेशन कोर्ट्स के अहाते में ले जाया गया। वो खासा घबराया हुआ और पसीने में शराबोर था। उसने ढीली ढाली शर्ट और पैंट पहनी हुई थी ताकि कमीज के नीचे छुपाई हुई पिस्तौल किसी तरह जाहिर न हो सके। अदालत में परदेसी आराम से इधर उधर आ जा रहा था। उसकी मामूली नजर आने वाली शख्सियत उसके लिए मावन साबित हुई, क्योंकि किसी की तवज्जो उस पर मबजूल न होती थी। जैसे ही जज के हुक्म पर अमीरजादा को अदालत में बुलाया गया, परदेसी चौकन्ना हो गया और उसने शर्ट में छुपे रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और टांगें कांप रही थी। उसे चीजें धुंधली नजर आने लगी। ऐसे में उसे पिस्तौल तानने और निशाना बांधने में शदीद दिक्कत महसूस हो रही थी। परदेसी ने बमुश्किल खुद को संभाला और जैसे तैसे रिवॉल्वर तान लिया, लेकिन उसे पुलिस वालों के सरों के अलावा कुछ नजर न आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि फायर करना है और बंदा मारना है। गोली चलाने के बाद परदेसी को मंसूबे के मुताबिक पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर उस जीप तक आना था जो उसे वहां से ले जाने की मुंतजिर थी। राजन, उसका ड्राइवर, बालाराम और अली अंतोले अदालत के अहाते में मौजूद थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि परदेसी पुलिस के हाथ न लगने पाए। परदेसी बेचैनी से अमीरजादा की ताक में था। इसी असना में अमीरजादा के सामने आने वाले पुलिस अहलकार जरा एक तरफ हुए तो उसे अमीरजादा साफ नजर आने लगा। इन चंद लम्हात को गनीमत जानते हुए परदेसी ने अमीरजादा के माथे को निशाना लिया और आनन फानन गोली चला दी। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा न हो सका कि उसने क्या किया और कैसे कर दिया। अदालत की पूरी इमारत फायर के धमाके से गूंज उठी और देखते ही देखते अमीरजादा जमीन पर गिर पड़ा। अदालत के अंदर यकदम भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी का सहारा लेते हुए परदेसी ने भी दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मशकूक हरकतों की वजह से सब इंस्पेक्टर बागवान उसे भांप गया था। जैसे ही बागवान ने उसे फरार होते देखा, अपनी पिस्तौल उस पर तान ली। इतने लोगों के हुजूम में किसी एक शख्स का निशाना लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन इंस्पेक्टर बागवान एक माहिर निशानेबाज था। उसने परदेसी की गर्दन पर शिस्त बांध कर गोली चलाई और परदेसी जख्मी होकर गिर पड़ा। बागवान ने परदेसी को गाड़ी में डाला और तेजी से जेजे अस्पताल का रुख किया। इस सारे वक्वे के दौरान राजन के कारिंदे वहीं खड़े रहे जब तक उन्हें इस बात का यकीन न हो गया कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। उनका अंदाजा था कि परदेसी को जिस तरह गोली लगी है वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए उन्होंने सुख का सांस लिया कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। लेकिन इन सब की बदकिस्मती थी कि परदेसी जिंदा बच गया। गोली ने उसको ज्यादा नुकसान न पहुंचाया था। परदेसी हकीकतन कोई आजमूदा गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक लोफर और आवारा लड़का था जिसे उसकी किस्मत ने ऐसे चक्कर में फंसा दिया था। उसमें बहादुरी और तशद्दुद बर्दाश्त करने के कोई औसाफ न पाए जाते थे, लिहाजा उसके बारे में दाऊद इब्राहिम के तमाम खदशात बिल्कुल सही साबित हुए। दौरान तफ्तीश डेविड परदेसी इंस्पेक्टर बागवान की पहली धमकी भी बर्दाश्त न कर सका और पुलिस का वादा माफ गवाह बनने की हामी भर ली। बिलाखिर वही हुआ जिसका दाऊद इब्राहिम को डर था। परदेसी ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए राजन और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बयान दे दिया कि अमीरजादा के कत्ल के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है और मंसूबा बनाने वाला बड़ा राजन है। ऐसी वाज़ेह गवाही मिलने पर पुलिस ने छापे मारकर बड़ा राजन और दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। राजन के लिए तो ये सारी कार्रवाई गोया डेथ वारंट मिलने के मुतरादिफ थी। वो दाऊद इब्राहिम की तरह कोई बड़ा डॉन न था जिसे पुलिस के महकमे से किसी डील या रियायत की तवक्को होती। ताहम दाऊद इब्राहिम के लिए भी बम्बई महफूज जगह न रही। राजन और दाऊद इब्राहिम बहुत ज्यादा अरसे जेल की सलाखों के पीछे न रह सके। उनके बाहर आने की तफसील से पहले डेविड परदेसी के अंजाम पर नजर डालते हैं। बागवान ने परदेसी की हस्बे वादा रिहाई के बाद उसे न सिर्फ हिफाजती निगरानी में रखा, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने में उसकी भरपूर मदद की। लेकिन जो एक मर्तबा दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी मोल लेता था, वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हिट लिस्ट पर आ जाता। डेविड परदेसी ने शादी की और दुबई मुंतकिल हो गया, जहां उसने वीडियो कैसेट का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने उसका पीछा न छोड़ा और उसे वहां से भागकर बंबई लौटने पर मजबूर कर दिया। चंद बरस तक तो वो खुद को महफूज रख सका। बाद में एक मकामी होटल के कमरे में पुरस्कार अंदाज में मुर्दा पाया गया। गद्दारी का सबक सिखाने के लिए जिस तुंदही से दाऊद इब्राहिम ने दुबई तक परदेसी का पीछा किया, वो इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि दाऊद इब्राहिम अपने दुश्मन और गद्दारों को कभी माफ नहीं किया करता। दूसरी तरफ पठान ग्रुप के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। उनके वहमो गुमान में भी न था कि एक लोफर आवारा लड़का इस तरह से टहलता हुआ अहाताए अदालत में आएगा और उनके ग्रुप का दायां बाजू काट डालेगा। इतनी आसानी से अमीरजादा को कत्ल किया जाना उन्हें किसी तौर पर हजम नहीं हो पा रहा था। अव्वलन तो वो ये समझे कि डेविड परदेसी दाऊद इब्राहिम गैंग का कोई जबरदस्त शूटर होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो तो एक आम से गैंगस्टर राजन नायर
नायर उर्फ बड़ा राजन के पास एक लोफर सा लड़का था तो उनकी बेचैनी की इंतहा न रही। पहले वो इस कत्ल को अपने लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान समझ रहे थे, लेकिन अब तो वो उसे अपनी तौहीन समझने लगे थे। उन्हें हर कीमत पर इस कत्ल का बदला लेना था और उन्होंने तहिया कर रखा था कि फिलफौर इस कत्ल का जवाब राजन नायर की लाश से देना होगा। इससे कम पर वो राजी होने के बारे में सोच भी न सकते थे। आलमजेब इस कत्ल का बदला खुद अपने हाथों से लेना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अपने भाई के कातिल को खुद अपने हाथों से मारे ताकि उसके दिल को कुछ सुकून हासिल हो सके। लेकिन करीम लाला ने उसे समझाया कि चूंकि उसे ये कार्रवाई अदालत की इमारत में करना होगी, इसलिए इस मर्तबा पुलिस वाले बहुत चौकन्ने होंगे। इसलिए इस बात के कवी इम्कानात मौजूद थे कि वो पुलिस वालों के हाथों मारा जाए। वो लोग कई दिन तक मुख्तलिफ स्कीमें बनाते रहे, लेकिन अब तक तमाम स्कीमें बेनतीजा साबित हुई। करीम लाला को अमीर ज़ादा बहुत अजीज था, वो उसका बाजू था। अब वो आलमजेब की शक्ल में अपना दूसरा बाजू कटवाने की हिम्मत न रखता था। इसलिए करीम लाला ने इस बात का फैसला किया कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन इस अंदाज से कि उसकी कम्युनिटी का कोई फर्द न मारा जाए। इसका मतलब ये था कि बाहर से किसी शूटर को किराए पर लाया जाए, जैसा कि दाऊद इब्राहिम ने किया था। उन लोगों को ऐसा शख्स तलाश करने में कुछ ज्यादा देर न लगी। उन्हें ऐसा शख्स मिल गया जो खुद भी इस ताक में था कि बड़ा राजन को रास्ते से हटाया जाए, और वो शख्स कुंजू के सिवा और कौन हो सकता था। कुंजू पहले ही दिल में बड़ा राजन के लिए दुश्मनी लिए बैठा था, और अगर अब कोई शख्स उसे इस काम का मुआवजा भी दे देता तो ये सोने पर सुहागा था। बिलाखिर कुंजू को पैगाम मिला कि नाना चौक में वाक़ एक होटल में आकर उनसे मिले। जब आलमजेब कुंजू से मिलने आया तो वो बहुत खुश था, गोया कि कुंजू के दिल की दरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। कुंजू किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि कोई तगड़ा ग्रुप बड़े राजन को मारने में उसकी पुष्ट पनाही करे, क्योंकि राजन ने दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया था। अब तन तनहा उस पर हाथ डालना खतरे से खाली न था। करीम लाला और आलमजेब की पुष्ट पनाही से अब वो इस काम को होता हुआ देख रहा था। कुंजू एक ज़हीन इंसान और बेहतरीन मंसूबा साज था। बड़ा राजन ने कभी खुद भी उसकी जहानत से मुतासिर होकर उसे अपने गैंग का करता धरता बनाया था, जिसका उसे सारी जिंदगी कलक रहा, क्योंकि उसके इल्म में आ गया था कि कुंजू ने अपने साबिका मोहसिन को सफाए हस्ती से मिटाने के कई मुतबादिल मंसूबे बनाए थे। खैर, आलमजेब से मुलाकात के मौके पर कुंजू ने उसे कहा, भाई अपन राजन को कोर्ट के बीच में ही मारेगा, जैसा कि उसने आपके भाई को मारा था। आलमजेब के जहन में भी यही कुछ था, क्योंकि उसके मुताबिक सही बदला लेने का सिर्फ यही तरीका था। कुंजू ने यह भी कहा कि किसी पेशावर शूटर की खिदमत हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई भी गोली चलाएगा लाजिमन पुलिस के हाथ चढ़ जाएगा, और पुलिस दूसरी मर्तबा ये हरगिज बर्दाश्त न करेगी। कुंजू पुरएतमाद था कि बंदूक के पीछे खड़े होने के लिए उसे बहुत ही आसानी से कोई मौजू शख्स मिल जाएगा, क्योंकि राजन के दुश्मन शहर में बेतहाशा थे। उन्हें सिर्फ उन दुश्मनों को तलाश करना था। कुंजू ऐसे शख्स की तलाश में खुद ही निकल पड़ा था जो कि अदालत में बड़ा राजन को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। कई दिनों की तलाश के बाद बिलाखिर कुंजू को घाट कोपर के इलाके में एक ऐसा शख्स मिल गया। उसका नाम चंद्रशेखर था और वो रक्षा चलाया करता था। किसी जमाने में चंद्रशेखर बड़ा राजन के जुल्म सितम का निशाना रहा था। वो राजन और उसके कारिंदों को 10 रुपए हफ्ता दे देकर आजिज आ चुका था। ये 80 की दिहाई की बात है। इसके अलावा बड़ा राजन का एक गुंडा उसकी बड़ी बहन पर गलत नजर रखे हुए था। चंद्रशेखर को बड़ा राजन से बहुत नफरत थी। कुंजू ने बड़ा राजन को मारने के लिए शेखर को 50,000 रुपए की पेशकश की। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। शेखर ने सोचा कि इस तरह वो एक तीर से 2 निशाने मार सकता था। एक तरफ तो वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने देरीना दुश्मन को ठिकाने लगा देगा, और दूसरी जानिब अपनी गुर्बत को भी मिटा सकेगा। उसने सोचा कि 50,000 तो इतनी बड़ी रकम थी कि 2 या 3 रिक्शे लेने के बाद भी अच्छी खासी रकम अपने घर वालों को दे सकता है। इस तरह अगर वो मारा भी गया या गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई गम नहीं। पूरे मंसूबे को इंतहाई एहतियात से तैयार किया गया। अमीरजादा के कत्ल के ठीक 24 दिन बाद 30 सितंबर 1983 को बड़ा राजन की अदालत में पेशी थी। ये पेशी एस्प्लांडे कोर्ट में, जो कि मेडन पुलिस स्टेशन की हुदूद में था, होना थी। इस मर्तबा पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अदालत में आने वाले हर शख्स की सख्ती से तलाशी ली जा रही थी। जज को इस बात का इल्म था कि बड़ा राजन को अदालत में पेशी के लिए लाया जाएगा, जबकि पुलिस ने अदालत के रोजनामचे में इस बात का जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुंजू इस बात की खोज लगा चुका था कि राजन को अदालत पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। कुंजू ने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं। जिस लम्हे पुलिस के इंतहाई सख्त पहरे में राजन ने अदालत के अहाते में कदम रखा, 400 एक तनाव किसी कैफियत थी कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अदालत में हर शख्स सहमा हुआ था। राजन जहां से गुजरता आम लोग और वकला भी उस जगह से दूर रहते। तमाम पुलिस वालों की उंगलियां अपने बंदूकों के घोड़ों पर थीं। वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इंतहाई चौकन्ने थे। गो लगता था कि कोई बेवकूफ ही अदालत के अहाते में राजन को मारने जैसी कोशिश का इर्तिकाब करेगा। लेकिन बम्बई माफिया की तारीख अछूते वाकयात से भरी पड़ी है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था। बड़ा राजन बजाते खुद इंतहाई परेशानी के आलम में अदालत की जानिब बढ़ रहा था। वो ऐसे ही इकदाम की तवक्को किसी न किसी से कर रहा था, जैसा कि वो खुद कर चुका था। उसे पता था कि तलवारों के साए तले रहने
والے एक दिन तलवारों की जद में जरूर आते हैं। अदालत की ये मुख्तसर सी पेशी किसी अनहोनी के बगैर ही खत्म हो गई। कुछ भी न हुआ। एक इंतहाई तनाव के बाद एक इंतहाई पुरसुकून फजा थी। न कोई कातिल अदालत में टहलता हुआ आया और न किसी ने अपनी बंदूक की गोलियां राजन के जिस्म में दागी। पुलिस ने अदालत के इर्द गिर्द की इमारतों पर भी नजर रखी हुई थी कि वहां से कोई राजन को निशाना न बना पाए। राजन और पुलिस वालों ने सुख का सांस लिया कि अब उन्हें अपने हुकाम बाला की जानिब से डांट डपट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो शख्स जिसे किसी ने भी न देखा था अदालत के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन ये कार्रवाई करने की उसकी हिम्मत न हुई। वो तो अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल कर निशाना तक न बांध सका। चंद्रशेखर नेवी के अफसर की वर्दी पहनकर वहां टहलता रहा। वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था कि निशाना ताक सके, लेकिन उसकी घबराहट और पुलिस की मुस्तैदी ने उसे ऐसा करने से रोके रखा। एक तरफ एक पेशावर गैंगस्टर था, जबकि दूसरी जानिब एक रक्षा ड्राइवर। उसे तो अब तक ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि उस जैसे शख्स को राजन जैसे नामवर गुंडे को कत्ल करने के लिए कहा जाएगा। चंद्रशेखर अभी इसी कश्मकश में मुब्तला था कि वो ऐसा करे या न करे कि उसकी बहन की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसने खुद से कहा कि ये उसकी बहन की इज्जत का मसला है और उसके लिए उसे जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। लोग इधर उधर जा रहे थे और पुलिस का एक दस्ता राजन को पुलिस मोबाइल की जानिब ले जा रहा था। अब सब लोग इन मामलात से बेपरवाह थे। अचानक ही नेवी अफसर के यूनिफॉर्म में मलबूस शेखर हुजूम से निकला और कदम जमीन पर जमा जमा कर राजन की जानिब बढ़ने लगा। पुलिस अफसर समझा कि कोई अफसर उसे कुछ कहना चाहता है। किसी भी एहलकार ने दूसरे अंदाज से न सोचा, यहाँ तक कि शेखर ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। राजन शिशदर रह गया कि नेवी के एक अफसर को उससे क्या दुश्मनी हो सकती थी। इसी असना में शेखर ने राजन पर गोलियां बरसा दी। शेखर ने राजन पर 4 गोलियां चलाई थी। राजन को माथे, सीने, गर्दन और मुंह पर गोलियां लगी थी। खून फवारे की मानिंद उसके जिस्म से बहने लगा। राजन के साथ ही एक गोली ने करीब ही खड़े पुलिस एहलकार को भी जख्मी कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। राजन को अस्पताल ले जाने का कोई फायदा न था। वो जमीन पर गिरा और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। राजन को मारने के बाद शेखर ने अपना रिवॉल्वर एक जानिब फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। पुलिस वाले भी वर्ता हैरत में थे और खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। इस वाक़े के बाद गोया के पूरे माहौल पर एक सन्नाटा सा तारी हो गया। अगले ही लम्हे पुलिस वालों ने शेखर को दबोच लिया, जिसने फरार होने की कोई कोशिश न की। बदले और खून खराबे के इस सारे चक्कर में हमें खालिद पहलवान दाऊद के साथ खड़ा नजर नहीं आता। हालांकि दाऊद इब्राहिम साबिर के बाद अगर किसी शख्स पर अंधा एतमाद करता था तो वो खालिद पहलवान ही था। लेकिन कभी कभी शुकूक व शुबहात बड़े गहरे दोस्तों में भी खलीज हायल कर देते हैं। कुछ ऐसा ही खालिद पहलवान और दाऊद इब्राहिम के साथ भी हुआ। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आखिर क्यों कर पड़ी। साबिर के कत्ल के बाद खालिद पहलवान ने मोहम्मद अली रोड मुसाफिर खाना पर वाक़े 2 मंजिला इमारत में रिहाइश इख्तियार कर ली। खालिद पहलवान दाऊद इब्राहिम का बाएतमाद साथी था और साबिर की मौत के बाद अब दाऊद इब्राहिम को उसकी और भी जरूरत थी। इसीलिए दाऊद इब्राहिम यही चाहता था कि खालिद पहलवान उसके पास ही रहे। खालिद पहलवान एक ज़हीन और शातिर इंसान था। उसने सोचा कि भत्ताखोरी और लूट मार में बहुत ज्यादा पैसा नहीं, अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। दाऊद इब्राहिम दुबई के कई चक्कर लगा चुका था और उसने दुबई के कई शेखों से अपने ताल्लुकात भी बना लिए थे, लेकिन अभी इस सिलसिले में बहुत सा काम किया जाना बाकी था। कचरा पेटी लाइन और सोना स्मगलिंग के दीगर तरीके भी कुछ ज्यादा मुनाफा बख्श न थे। खालिद पहलवान ने दाऊद इब्राहिम से करीब होने के बाद उसके बारे में सोच विचार शुरू की कि किस तरह बड़े पैमाने पर स्मगलिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। खालिद पहलवान ऐसे लंबे हाथ मारने की फिक्र में मंसूबे बनाता रहता। बात बहुत सीधी सी थी कि हवाई रास्ते से बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करना नामुमकिन था, इसलिए बड़े पैमाने पर कार्गो लाने के लिए समंदरी रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता। इस सिलसिले में उन्हें ये प्लान करना था कि कस्टम वालों से कैसे निपटा जाए। दाऊद इब्राहिम को ये मंसूबा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे इसका खास तजुर्बा न था। अलबत्ता खालिद ने उसे यकीन दिलाया कि ये स्कीम काबिल अमल है और बाकायदा एक ठोस लाया अमल उसके सामने पेश भी कर दिया। इस मंसूबे के मुताबिक मच्छरों की छोटी छोटी कश्तियां समंदर या फिर रेगार्ड और अलीबाग के साहिलों पर जाएंगी। खालिद पहलवान के मुताबिक ये कश्तियां श्री वर्धान और महासाला की छोटी छोटी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो सकती थी। इन जगहों से ये कश्तियां स्मगल शुदा सोना और चांदी लाने वाले जहाजों से भारतीय समुद्री हुदूद में माल वसूल कर सकती थी। माल लेकर ये कश्तियां महाराष्ट्र और दमान के साहिलों की जानिब वापस आ सकती थी। इस तरह कस्टम वालों की नजर से बचकर 4 से 5 घंटों में स्मगल शुदा सामान को जहाजों से मतलूबा जगह तक पहुंचाना मुमकिन था। कई आजमाइशी फेरों के बाद दाऊद इब्राहिम ने महसूस किया कि खालिद पहलवान की मंसूबाबंदी वाकईतन बहुत अच्छी है। बड़े पैमाने पर सोने चांदी की स्मगलिंग से अब दाऊद की दौलत और उसके असर और रसूख दोनों में बहुत तेजी से इजाफा होने लगा। ताहम समंदरी स्मगलिंग का ऑपरेशन बुनियादी तौर पर खालिद पहलवान के हाथ में था, जबकि दाऊद इब्राहिम स्मगल शुदा माल को शहर में तकसीम करने और बेचने पर तवज्जो दे रहा था। जिस दौरान वो माल तकसीम के काम पर मामूर न होता तो अपनी मामूल की कार्रवाइयों की जानिब तवज्जो देता। बम्बई की गलियां दाऊद इब्राहिम के लिए घर की आंगन
जैसी थी। वो इन्हीं गलियों में पल कर बड़ा हुआ था और उनके चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए माल की सप्लाई उसके लिए कोई मसला न थी। अलबत्ता समंदरी स्मगलिंग के ऑपरेशन की बारीकियों से दाऊद इब्राहिम काफी हद तक नाबलद था। दुबई के शेखों से बातचीत करना, सोना चांदी के भाव तय करना, पैसे की लेन देन और माल की बैरून मुल्क से सप्लाई पर खालिद पहलवान मामूर था। खालिद पहलवान इसलिए भी ये सारे काम आसानी से कर लिया करता था कि वो अरबी बड़ी महारत से बोल लेता था। बैनुल अक़वामी स्मगलिंग में खालिद पहलवान के बढ़ते असर रसूख की वजह से जल्द ही दाऊद इब्राहिम को महसूस होने लगा कि बहुत से अहम मामलात आहिस्ता आहिस्ता खालिद के हाथ में मुंतकिल हो रहे थे और दाऊद इब्राहिम बजाते खुद महज अंदरूने मुल्क सप्लाई तक महदूद होता जा रहा था। दाऊद इब्राहिम बम्बई में दफ्तर संभाले बैठा था, जबकि खालिद दुबई में शेखों से लेन देन के मामलात तय कर रहा होता था। कुछ इसी किस्म की बातें अब गैंग के अंदरूनी हलकों में भी गर्दिश करने लगी थी कि खालिद बॉस और दाऊद इब्राहिम कारिंदा बनता जा रहा है। ये बातें सुनकर दाऊद इब्राहिम को तशवीश होने लगी और उसने सोचा कि इस मामले पर खालिद से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। दाऊद ने खालिद को दफ्तर बुला लिया और उससे इस सिलसिले में बात की। गो कि खालिद पहलवान ने अपनी पोजीशन की वजाहत कर दी, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि उनके दरमियान अब एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। खालिद शशोपंज का शिकार था कि इन मामलात से कैसे निकले, मगर वो किसी भी लिहाज से दाऊद इब्राहिम के साथ बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। दाऊद इब्राहिम और खालिद की पार्टनरशिप और दोस्ती को अब साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन दोनों के माबैन बढ़ती खलीज अब साफ जाहिर होने लगी थी। उसके चंद माह बाद ही खालिद ने फैसला कर लिया कि वो पुरअमन तरीके से दाऊद इब्राहिम के गैंग से अलग हो जाएगा। खालिद ने ठान ली कि अब उसे ज्यादा वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। उसने बम्बई से दूर करोल बाग नई दिल्ली में अपने लिए एक बंगला खरीद लिया। दाऊद इब्राहिम तक ये खबरें पहुंच रही थी, लेकिन उसने चुप साधे रखी। दाऊद इब्राहिम की ये खामोशी इन तमाम मामलात पर एक तरह से रजामंदी का इजहार थी। अब खालिद जब दाऊद इब्राहिम गैंग से अलहदगी के मंसूबे बना रहा था कि दाऊद इब्राहिम इस सिलसिले में मशवरे की गरज से जीना बाई दारू वाली के पास गया। दाऊद इब्राहिम ने जीना बाई से कहा कि वो खालिद और गैंग के मामले पर उससे मशवरा करने आया है। दाऊद इब्राहिम खालिद से किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहता था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम खुद ही तो खालिद और उसके साथियों को अपने गैंग में लेकर आया था। जीना बाई ने इस मसले पर कोई तफसीली बात न की, अलबत्ता अगली मर्तबा स्मगल होने वाले सोने के बारे में चंद मालूमात देने को कहा। जब स्मगल शुदा सोने की अगली खेप पहुंची और मुसाफिर खाना लाई जा चुकी, तो दाऊद इब्राहिम ने जीना बाई से मुलाकात की और उसे बताया कि ग्राहकों को सप्लाई करने से पहले खेप मुसाफिर खाना में 2-3 दिन तक पड़ी रहेगी। उसी दिन कस्टम वालों ने मुसाफिर खाने पर छापा मारा। वहां मौजूद लोग तो कस्टम पुलिस के हाथ न आए, अलबत्ता कस्टम अहलकारों ने तमाम सोना और चांदी जब्त कर लिया। ये खबर सुनकर खालिद पहलवान तो हैरान हो गया। इस खेप के बारे में खुद खालिद और दाऊद इब्राहिम के सिवा कोई तीसरा बंदा कुछ न जानता था। उसका ध्यान दाऊद इब्राहिम की जानिब गया, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दाऊद इब्राहिम उसे धोखा दे सकता था। दाऊद इब्राहिम के साथ ये मसला छेड़कर खालिद कोई झगड़ा भी नहीं मोल लेना चाहता था। अब उसने गैंग को छोड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। अपनी इस जाती जंग के बावजूद खालिद गैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि बाशु दादा के जवाल के बाद दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ खालिद पर एतमाद किया था, बल्कि इस एतमाद को निभाया भी था। नीज अंडरवर्ल्ड एक बंद गली है, यहाँ आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं। अगर खालिद गैंग को तबाह करने के बारे में सोचता तो उसे उसके मनफी असरात का सारी जिंदगी सामना करना पड़ता। इसलिए पुरअमन अंदाज से गैंग छोड़कर वो खुद को हमेशा के लिए महफूज बना सकता था। खालिद पहलवान इसलिए भी इस गैंग को टूटता नहीं देखना चाहता था कि उसे मजबूत बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी और बड़े मंसूबे बनाए थे। खालिद ऐसे लड़कों को अपने गैंग में लेकर आया जिनका दीगर ग्रोहों से ताल्लुक था। इनमें अहम नाम रामा नायक, अरुण गावली और बाबू रेशम के थे। उनकी वजह से चंद दीगर लोग भी इस गैंग की तरफ खिंचे चले आए, जिनमें सुनील सावंत उर्फ सूतिया, मनीष लाला और अनिल प्राब शामिल थे। दाऊद इब्राहिम से हालात बिगड़ने के बाद भी खालिद ने गैंग को कमजोर करने की कोशिश न की। बिलाखिर खालिद इंग्लिस्तान चला गया, जहां परचून की दुकान चलाने वाला उसका पुराना दोस्त इकबाल मिर्ची अब मनशियात का कारोबार कर रहा था और चाहता था कि खालिद उसके साथ मिलकर काम करें। उसके बाद खालिद ने दुबई का रुख किया और वहीं सकूनत इख्तियार कर ली। उसके बाद खालिद और दाऊद इब्राहिम की कभी किसी पार्टी में इत्तेफाकन मुलाकात हो जाया करती, लेकिन अब दोनों में वो गर्म जोशी बाकी न रही थी। इस दौरान दाऊद इब्राहिम हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मजीद ताकतवर होता चला गया। 1981 में डॉक्टर दत्ता समंत ने एक मिल में हड़ताल की कॉल दी। इस हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र से आए हुए बहुत से लड़के जो मिल में काम कर रहे थे बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगार लड़के भी बिलाखिर अंडरवर्ल्ड की जानिब मुतवज्जे हुए और बिलाखिर दाऊद और गाउली गैंग को मजबूत बनाने का बायस बने। अब दाऊद गैंग ताकत और इलाके की वुसअत के लिहाज से बहुत मजबूत हो चुका था। उस वक्त उसके ग्रुप में जनूबी हिंदुस्तान का बड़ा राजन और महाराष्ट्र का छोटा राजन काम कर रहे थे। राजन की जोड़ी के अलावा शकील लंबू और छोटा शकील पर मुश्तमिल शकीलों की जोड़ी भी
भी दाऊद गैंग में मशहूर थी। बाद में दाऊद को डैनी, संजय रेगद और शराड शेट्टी की सूरत में बड़े काम के लड़के मुयस्सर आ गए। खालिद पहलवान इस दौरान अंडरवर्ल्ड से किनारा कश होकर गुमनामी की जिंदगी गुजारता रहा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये वाहिद मिसाल नजर आती है कि दो डॉन एक दूसरे से किसी खून खराबे के बगैर जुदा हो गए। बाद में कभी कभी दाऊद इब्राहिम को महसूस होता था कि खालिद के साथ अच्छा नहीं हुआ, उसे खालिद को रोक लेना चाहिए था, क्योंकि खालिद जैसा ज़हीन और वफादार शख्स फिर शायद उसे कभी न मिल सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।